नमस्कार बच्चों। इसके पहले पूर्व क्लास में हमने भारत के नक्शे के बारे में बताया था। आज हमारा 12th में जो है मानव बस्ती है। मानव बस्ती के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। उस दिन के क्लास में आप लोग जो है कोई डाउट नहीं पूछे, ज़रूर पूछिएगा, है ना। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या तो मेरा नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ओके। अब सबसे पहले देखिए हम लोग मानव बस्ती। मानव बस्ती, मानव अलग, बस्ती अलग है। तो मानव किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखिए। मानव किसे कहते हैं? भगवान ने यानी ईश्वर ने हमको जितने भी प्राणियों में जीव डाले हैं, उन जीवों में सबसे ज़्यादा सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो सिर्फ मानव पर ही होती है। वो मानव बस्ती। बस्ती किसे कहते हैं? कुछ मकानों अथवा घर के समूह को ही बस्ती कहते हैं। कुछ मकानों अथवा घर के समूहों को ही बस्ती कहते हैं। समूह किसे कहते हैं? जब दो या दो से जो अधिक होते हैं उसको समूह किया जाता है। घरों का जो है दो या दो से जो अधिक घर बन जाता है उसको बस्ती कहते हैं। उस बस्ती में जो है एक ही प्रकार के व्यवसाय लोग हो सकते हैं या अलग अलग जो है व्यवसाय के लोग हो सकते हैं। जो अलग अलग व्यवसाय वाले जो होते हैं वो शहरी भागों में होते हैं, नगरी बस्तियों में जो होते हैं। जो 4 घर को लेते हैं तो 4 घर वाला जो कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई जो ऑफिस में काम करता है, कोई तो टीचर रहता है, कोई और कुछ काम करता है, कोई अलग काम करता है। लेकिन जो एक ही प्रकार के जो व्यवसाय करते हैं जो गांव में ही मिलता है। जैसे जो है एक बस्ती के जो होते हैं वो जो है पंडित मान लो ब्राह्मण लोग होंगे तो पंडिताई काम करते हैं, बढ़े लोग होंगे तो बढ़ई का काम करते हैं, है ना। या तो जो लोहार वाला होंगे तो लोहार वाला काम करते हैं। तो अलग अलग काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मानव बस्ती उसे कहा जाता है जो कुछ बस्ती मकानों अथवा घर के समूह को ही बस्ती कहते हैं, जिसमें एक ही प्रकार से व्यवसाय के लोग होते हैं जो ग्रामीण में कहते हैं, और जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो व्यवसाय के लोग होते हैं जो शहरी क्षेत्रों में जो होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि व्यवसाय एक शब्द जो आया है व्यवसाय। और व्यवसाय कितने प्रकार के होते हैं? व्यवसाय जो है 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखें प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं? प्राथमिक व्यवसाय वह होता है जो शारीरिक रूप से कार्य किया जाता है, मानसिक रूप से कार्य नहीं किया जाता है। प्राथमिक व्यवसाय वह होता है जो शारीरिक रूप से कार्य किया जाता है, मानसिक रूप से कार्य नहीं किया जाता, है ना। वो परंपरागत कार्य होते हैं। ऐसे कार्य में किसी प्रकार से प्रशिक्षण नहीं होता। वो चले आते हैं और ये एक दूसरे को देख कर ही इसको कार्य किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पिताजी ने जो कार्य किया उसी को जो है हमारे बेटे ने काम किया। जो जैसे उदाहरण के लिए कृषि कार्य करने वाला जो होते हैं वो अपने पिताजी से देखा, हमारे पिताजी जो है अपने पिताजी से देखा। तो इस प्रकार से देख के जो है कार्य किया जाता है। इसमें किसी प्रकार से प्रशिक्षण नहीं होता। जैसे लकड़ी काटना है तो ये कोई प्रशिक्षण नहीं होता। शिकार करना कोई प्रशिक्षण नहीं होता। तो ये अनुभव से ही किया जाता है, या अर्थात इसको परंपरागत कार्य किए जा सकते हैं जो शारीरिक रूप से कार्य किया जाता है, मानसिक रूप से कार्य नहीं किया जाता है। दूसरा जो है द्वितीयक व्यवसाय वह होता है मूल रूप से जो निर्माण उद्योग करना। निर्माण उद्योग से तात्पर्य क्या होता है? जैसे उदाहरण के लिए प्राथमिक व्यवसाय में जो है कृषि कार्य खेती करना होता है। और खेती करना जो है जैसे उदाहरण के लिए एक किसान जो है अपने खेतों में जो है गन्ना बोया। अब गन्ना को बोया, अब उसके बाद फिर कटाई करने के बाद गन्ने का रस से जो है चीनी बनाया जाता है। तो एक नया निर्माण करना जो है चीनी से शक्कर बनाने का काम जो होता है वो द्वितीयक व्यवसाय वाले करते हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक किसान जो है अपने खेतों में जो है कपास बोता है। कपास को चुनता है, चुनने के बाद जो है सूती वस्त्र मिल में दे देता है। तो उस कपास से जो सूती वस्त्र बनाते हैं वो द्वितीयक व्यवसाय वाले लोग होते हैं, है ना। इसी प्रकार से जो है जूट से जो है जूट बनाता है, पंचन बनाते हैं, बुवाई करते हैं, उसके बाद काटने के बाद जो है गलीचा बनाते हैं, बोरा बनाते हैं इत्यादि। तो प्राथमिक व्यवसाय
क्लियर हुआ, द्वितीय व्यवसाय क्लियर हुआ। तृतीय व्यवसाय वह होते हैं जो मूल रूप से जो है सेवाएं होती है, किसी भी प्रकार की सेवाएं, चाहे व्यापार का है, वाणिज्य का है, बैंक का है, डाकघर का है ना। तो किसी प्रकार की जो सेवाएं जो होती है वो तृतीय व्यवसाय होती है। चतुर्थ व्यवसाय वह होती है उन उच्च बौद्धिक क्षमताओं से हैं जिनका दायित्व चिंतन तथा शोध और विकास के लिए नए विचार देना है, जैसे शिक्षा, सूचना, शोध व विकास आदि है। इसी प्रकार से पांचवा व्यवसाय कर सकते हैं। पंचम व्यवसाय में और चतुर्थ व्यवसाय में सूक्ष्म रूप से हम देखे जा सकते हैं। वरिष्ठ व्यावसायिक कार्य अनुसंधान, वैज्ञानिक, वित्त एवं विधि आदि ऐसे व्यवसाय जो होते हैं उसको पंचम व्यवसाय में कह सकते हैं। तो ये व्यवसाय हुआ प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। अब यहाँ पर जो है ग्रामीण बस्ती की विशेषताएं देखते हैं। ग्रामीण बस्ती की विशेषता सबसे पहले हम ये बता सकते हैं कि ग्रामीण बस्ती के सबसे पहले ये है कि ग्रामीण बस्ती वाले लोग जो होते हैं वो प्राथमिक व्यवसाय वाले होते हैं। फिर वो रिपीट करूँ, प्राथमिक व्यवसाय वाला कार्य लगे रहते हैं, जो किसी प्रकार से जो है मानसिक कार्य नहीं किया जाता है, शारीरिक रूप से किया जाता है। वो परंपरागत होते हैं और इसमें किसी प्रकार से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। और ये वो कार्य होते हैं जो आसानी से कोई भी कर लिया जाता है, जैसे खेती करना, पशुपालन करना, आखेट करना, शिकार करना, नाव बनाना आदि आदि जो। और उसके बाद फिर दूसरा हम ये देख सकते हैं ग्रामीण बस्तियों के विकास में, ग्रामीण बस्ती की विशेषता में दूसरा जो है मकान या घर जो है स्थानीय सामग्रियों से बना होता है। मकान या घर जो है स्थानीय सामग्रियों से बना होता है। गांव का जो घर होता है वो कच्ची घर होता है, मिट्टी से बना हुआ होता है, घास फूस से बना होता है, खपरेल से वाले होते हैं और लकड़ियों से बना होता है ना। तो तीसरा हम ग्रामीण बस्ती की विशेषता में ये कह सकते हैं, इसमें ग्रामीण बस्ती के जो घर होते हैं वे दो भागों में होते हैं। दो भागों से अर्थात ये होता है जो घर का मालिक जो होता है वो अपने पूरे सदस्यों के लिए होता है और एक भाग जो होता है उनके पशुओं के लिए होता है। चाहे पशु किसी प्रकार से हो, चाहे गाय का पशु पालन कर रहा होगा, भैंस का कर रहा होगा, ऊँट का कर रहा होगा, बकरियों का कर रहा होगा, भेड़ का कर रहा हो, किसी प्रकार से। तो ये अपना एक भाग जो होता है पशुओं जानवरों के लिए होता है। चौथा हम लोग कह सकते हैं गांव के घर जो होता है वो सुनियोजित नहीं होता, कोई प्लानिंग के तहत नहीं होता, क्योंकि जो है एक घर बना, दूसरा वहाँ पर बना, कोई नियोजित न ढंग से नहीं होता, कोई प्लानिंग के तहत पर नहीं बनाई जाती है। तो वहाँ जैसे कह सकते हैं कि वहाँ के जो घर का जो मुख्य द्वार का जो पानी है, घर का जो पानी है घर के मुख्य द्वार से ही बहती हुई आती है और पूरा गलियों को ही कचड़ा काट डालती है। ग्रामीण बस्तियों की विशेषता में हम अगला कह सकते हैं ग्रामीण बस्ती के जो लोग होते हैं वह सहकारिता व सहयोग की भावना होते हैं। किसी प्रकार से किसी के घर में जो है सुख की बात आती है, शादी ब्याह होता है, किसी भी प्रकार से सुख का होता है, गांव के अधिकांश लोग जो है उनके यहाँ जाते हैं और उसका सहयोग करते हैं। उसी प्रकार से किसी प्रकार से जो दुख की बातें आती हैं तो गांव भर वाले जो है उसको सहानुभूति प्रकट करते हैं और उसका पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। ये शहरों में देखने को नहीं मिलता। गांव के जो है ग्रामीण बस्ती की विशेषताएं होते हैं कि मुख्य गांव के आसपास जो है सहायक उद्योग भी हो जाते हैं। जो मुख्य गांव होते हैं और वहाँ पर जो स्थानीय होता, जगह नहीं होता, तो मुख्य गांव के कुछ दूरी पर जो है एक घर, दो घर, तीन घर ऐसे कर कुछ घर के बन जाते हैं और उसको पूर्वा कहते हैं, पल्ली कहते हैं, टोला कहा जाता है। ये है ग्रामीण बस्ती की विशेषताएं। अब हम देखते हैं ग्रामीण प्रतिरूप। ग्रामीण बस्ती का प्रतिरूप क्या होता है? ग्रामीण बस्ती का प्रतिरूप जो है बहुत से प्रकार से होते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि रेखी प्रतिरूप। रेखी प्रतिरूप किसे कहते हैं? आप ये देखें, जब किसी गांव का विकास किसी सड़क के दोनों तरफ जो है गांव को विकास होता है, नहरों के तटीय भागों के समानांतर हो जाता है, नदी के दोनों तरफ तटीय भागों पर
तटीय भागों के जहाँ जहाँ पर जाती है वहाँ वहाँ पर जो बसाव हो जाता है उसको रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे ये मुख्य सड़क कह सकते हैं या नदी भी कह सकते हैं। अब यहाँ की ये जो तटीय भाग है, इन तटीय भागों पर जो है जैसे ये बसावट हुआ, इधर भी हो सकता है इस प्रकार से, और ये पूरा बसावट हुआ। अब यहाँ पर जो समानांतर हुआ, यहाँ पर बसावट हो गई, यहाँ पर बसावट हो गई, ये पूरा बसावट हो गई, यहाँ पे ये पूरा बसावट हो गई। अब यहाँ पर जो है बसावट हो गई। अब यहाँ से फिर बसावट, अलग से बसावट हो सकती है। ये यहाँ पर जो है गांव का बसावट हो गई, ये घर बनते जा रहा है, ये पूरा घर बना है और इसी घर के समूह को ही बस्ती कहते हैं। तो ये कहलाता है रेखीय प्रतिरूप। दूसरा हम कह सकते हैं क्रॉस प्रतिरूप, चौकापट्टी प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, या इसको कहते हैं हम लोग वर्गाकार प्रतिरूप। अब किसी गांव का विकास किसी मुख्य सड़क मार्ग से दूसरी तरफ से जो आने वाली मुख्य सड़क मार्ग जब दो एक दूसरे के समानांतर, जैसे ये मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क है कोई ए भी मुख्य सड़क है, जब दोनों के समानांतर जो काट दी जाती है तो इसको वर्गाकार प्रतिरूप या आयताकार प्रतिरूप कहते हैं, चौकापट्टी भी कहते हैं। जब इस प्रकार से जब होता है तो इनकी समानांतर के साथ साथ जो है और अन्य गलियां भी हो जाती है। ये सड़क मार्ग हुआ, एक मुख्य सड़क मार्ग हुआ। एक सड़क मार्ग हुआ और इसी के जो है एक और सड़क मार्ग ये काट रही है। एक मुख्य सड़क मार्ग है, एक मुख्य सड़क मार्ग है और ये इधर भी काट रही है। ये मुख्य सड़क मार्ग है, ये भी मुख्य सड़क मार्ग है। तो ये चौक हुआ, ये चौक हुआ, ये चौक हुआ और ये यहाँ पर समानांतर काट रही है, यहाँ पर समानांतर काट रही है, यहाँ पर समानांतर काट रही है। तो इस प्रकार से जो अब यहाँ पर हो रही, तो ये इनका बसावट घर जो है यहाँ पर बनता है, यहाँ पर बन जाता है, यहाँ पर इधर बनता है, इधर बनता है, इधर, ये इस प्रकार से घर बनते जाता है। ये यहाँ पर बनता है, ये वाला भाग, ये यहाँ पर बनता है, ये यहाँ पर बसावट होता है। ये कहलाता है हमारा आयताकार प्रतिरूप, वर्गाकार प्रतिरूप, चौकापट्टी या इसको क्रॉस प्रतिरूप भी कह सकते हैं। हम अगला देखते हैं गोलाकार प्रतिरूप।
गोलाकार प्रतिरूप। इस प्रकार से जो बसावट होता है, गोलाकार प्रतिरूप वहाँ पर होती है जहाँ पर कोई झील या तालाब, उस तालाब के चारों ओर या उस झील के चारों ओर जब गांव का ये बस्तियों का बसाहट हो जाती है तो उसको गोलाकार प्रतिरूप कहते हैं। गोलाकार प्रतिरूप किसी झील या तालाब के चारों ओर जो है घरों का बसाहट हो जाती है, उसको बस्ती कहते हैं। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप त्रिभुजाकार प्रतिरूप उसे कहा जाता है जब कोई मुख्य सड़क या मुख्य नदी किसी सहायक नदियों से या मुख्य सड़क किसी सहायक मार्ग के जब दोनों तरफ से जाती है और इन भागों पर किसी बस्ती का विकास हो जाता है, ये यहाँ पर जो विकास हो जाता है इसको कहते हैं त्रिभुजाकार प्रतिरूप। और यहाँ पर जो है इसका अच्छा उदाहरण है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई भाग है, उन भागों पर जो है ये बसावट होती है और इसको गंगा का दो आप भी कह सकते हैं, है ना। ये सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप का विकास पर्वतीय भागों पर देखने को मिलता है। हम ये देखिए, जब ये पर्वतीय भाग है, पर्वतीय भागों को जो काट कर जो इन भागों पर घरों का समूह बना लेते हैं तो एक बस्ती का निर्माण कर लेते हैं। उसी प्रकार से इन भागों पर घरों का समूह बन जाता है तो ये एक बस्ती का निर्माण कर लेता है। यहाँ पर भी हो जाता है। यहाँ पर भी घरों का समूह हो जाता है तो ये सीढ़ीदार प्रतिरूप कह सकते हैं। पंखानुमा प्रतिरूप जो होता है कोई भी डेल्टा भाग होता है। अब डेल्टा किसे कहते हैं? जब कुछ नदी जो है वहाँ पर जो प्रवाहित हो जाती है, नदी जहाँ से शुरुआत होती है उसको उद्गम कहते हैं। नदी का उद्गम से लेकर नदी जहाँ पर जो है गिर जाती है तो उसको डेल्टा कहते हैं। नदी कहाँ पर गिर जाती है? किसी झील में हो सकता है, प्रवाहित हो सकता है, किसी सागर में हो सकता है, किसी महासागर में जब उद्गम से लेकर जो है अंत में जो प्रवाहित होती है तो उसको डेल्टा कहते हैं। अब डेल्टा जहाँ पर होती है वहाँ पर जो है पंजानुमा प्रतिरूप बसावट होती है। उसी प्रकार से टी आकार की प्रतिरूप हो सकता है। उसके बाद फिर टी आकार का प्रतिरूप हो सकता है।
पंखानुमा, पंखानुमा प्रतिरूप हो सकता है, अरि प्रतिरूप हो सकता है, अरि प्रतिरूप होता है। अब अरि प्रतिरूप किसे कहते हैं, अब ये मैं बता दूं। अरि प्रतिरूप किसे कहते हैं, अब ये देखते हैं। अब यहाँ पर जो है ये बसावट हो जाती है, घरों के समूह का बसावट होती है, इसको बस्ती कहते हैं। ये यहाँ पर बसावट हो गई। अब इसके साथ साथ ये पूरा बसावट हो गई, ये पूरा बसावट हो गई। अब इनके यहाँ पर बसावट हो गई, क्योंकि ये जो है मुख्य सड़क हुआ। अब यहाँ पर बसावट हो गई। अब उसी प्रकार से यहाँ पर बसावट हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ पर पूरा बसावट हो गई, यहाँ पर बसावट हो गई, से लेकर यहाँ पर पूरा बसावट हो गई, ये पूरी बसावट हो गई, यहाँ पर बसावट हो गई। तो अरि प्रतिरूप, अरि प्रतिरूप उसे कहा जाता है जिन स्थानों पर कई दिशाओं से, अरि प्रतिरूप उसे कहा जाता है जिन स्थानों से कई दिशाओं से, ये कई दिशाओं से कच्ची या पक्की सड़कें आकर मिलती है। तो इस मिलन स्थल के केंद्र भाग को अरि प्रतिरूप कहते हैं। तो ये जो है केंद्र बिंदु होता है जो कच्ची या पक्की मार्ग से निकल आती है, इसको अरि प्रतिरूप कहते हैं। ये एक और बता देता हूँ, एक और इसी प्रकार से जो होता है वो है तारक प्रतिरूप। तारक प्रतिरूप, तारक प्रतिरूप क्या होता है, ये इस प्रकार से एक बसावट हो जाती है, इसके बसावट हो जाती है, इस प्रकार से बसावट हो जाती है, तो तारक प्रतिरूप इसे कहते हैं। अब तारक प्रतिरूप किसे कहते हैं, ये पूर्ण रूप से देखें कि कई बार जो है एक गांव के मध्य से जो है कई सड़कें विभिन्न दिशाओं में जाती है, इसको विभिन्न दिशाओं से जो आकर मिलती है उसको तारक प्रतिरूप कहते हैं। ये हमने अभी देखा ग्रामीण बस्ती की विशेषताएं, ग्रामीण बस्ती की विशेषताएं के बाद जो है ग्रामीण बस्ती का प्रतिरूप देखें। अब ग्रामीण बस्ती का प्रकार, ग्रामीण बस्तियों का प्रकार, ग्रामीण बस्तियों का प्रकार। पहला जो हम देखें सघन बस्ती, दूसरा जो है संयुक्त बस्ती, तीसरा अखंडित बस्ती, और चौथा जो है प्रकीर्ण एवं बिखरी हुई बस्ती। अब सघन बस्ती है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। सबसे पहले हम लोग ये देखें
ग्रामीण बस्ती को प्रकार में हम सबसे पहले देखें सघन बस्ती। अब सघन बस्ती किसे कहते हैं, हम सबसे पहले ये देखें। सघन बस्ती इस शब्द से जाहिर होता है सघन। सघन मतलब जो होता है पास पास। अब वो पास पास जब एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, जब जो है एक दूसरे से, एक घर से दूसरा घर, दूसरा घर से तीसरा, ये जब बिल्कुल सट सट कर होते हैं तो ये इसको सघन बस्ती कहते हैं। और ये गांव में ही देखने को मिलते हैं। जब ये एक दूसरे सघन होती है तो इसमें किसी प्रकार से पूर्व नियोजित नहीं होता। ऐसे गांव में ऐसी बस्ती का जो निर्माण होता है किसी प्रकार से नियोजित नहीं होता। और वह जो है वहाँ पर उन बस्तियों का जो होता है, उन घर का जो है पानी का निकासी घर के मुख्य दरवाजे से ही निकलती है। और वहाँ का ये सघन बस्ती का जो गलियाँ जो होती है वह संकरी होती है, बहुत गलियाँ जो होती हैं बहुत पतली होती है। और उन गलियों में घर के निकासी का पानी जो मुख्य दरवाजे से जो आती है वो वहाँ से गली से जो बह कर आती है और पूरा जो है कीचड़ करती रहती है। इसी प्रकार से जो हम लोग गाँव में देखते हैं कि ये जो है आए दिन ही इसी प्रकार से जो झगड़ा होते रहे और होते रहते हैं। ये सघन बस्ती जो होती है, अब ये उस जगह पर होती है बनाई जाती है जहाँ आसपास में जो है वनी भाग हो, दलदली भाग हो, यहाँ पर वहाँ पर जो है कृषि कार्य मिलता हो, कृषि कार्य करने के उपजाऊ भूमि हो, ऐसे पर। क्योंकि कुछ भागों पर वनी भाग है तो बाकी भागों वनी भाग होने के कारण जहाँ पर जो है वन नहीं है तो वहाँ पर जो है आपस में सट सट कर जो है घर बनाए जाते हैं। या जो दलदली भाग है तो उन भागों पर दलदली नहीं है, जो उन्हीं एरिया पर ही अपना बस्तियों का निर्माण कर लेता है ना। तो ये सघन बस्ती होता है। दूसरा संयुक्त बस्ती। संयुक्त बस्ती यहाँ पर हम देखें, ये संयुक्त बस्ती वह होता है जब एक बस्ती का निर्माण होता है, जब बस्तियों का निर्माण होता है और बस्तियों के निर्माण के साथ साथ जो है मुख्य बस्ती निर्माण हो जाता है। अब कुछ दूरियों पर, जब कुछ दूरियों पर जो है और गांव का बसावट हो जाता है। जब उन मुख्य गांव पर जब कोई स्थान नहीं होता, कोई जगह नहीं होता और घर बनाने के लिए जगह नहीं होता तो धीरे धीरे क्या करते हैं, कुछ भागों पर जो है घर बनाए जाते हैं। तो घर बनाए जाते हैं तो उन जगह बनाए जाते हैं जिसमें बस्तियों का निर्माण होता है। यहाँ पर तो मुख्य बस्ती के निर्माण को उन भागों पर जो है थोड़ी दूर दूर में जो बनाए जाते हैं। तो ये अधिकांशतः जो होते हैं जाति एवं धर्म के आधार पर होते हैं। जो एक ही प्रकार की जो जाति हैं होते हैं तो एक ही प्रकार जो जाति होते हैं तो वहाँ पर जो बसावट हो जाते हैं, दूसरे जाति वाले जो दूसरे बसावट कर लेते हैं, इस प्रकार से। अब तीसरा हम लोग देखें अपखंडित बस्ती। अपखंडित बस्ती से तात्पर्य होता है शब्द से जाहिर होता है अपखंडित। अपखंडित मतलब खंड खंड करके बसाई जाती है। अब खंड खंड से बसाई जाती है वो किस प्रकार से होती है। अब यहाँ पर देखिए खंड खंड में जो होती है यहाँ पर जो है संयुक्त बस्ती पर मैं ये प्रकाश डालना चाहूँगा। संयुक्त बस्ती में जो होता है ये थोड़ी सी दूर दूर पर होती है, दूर दूर पर होती है ना, यहाँ पर अलग अलग होती है। और अपखंडित बस्ती में वह होता है, अपखंडित मतलब जो खंड खंड में रू होता है। खंड खंड मतलब जो है कि यहाँ पर बन गया, फिर यहाँ पर बन गया, यहाँ पर बन गया, यहाँ पर बन गया। तो ये एक घर बना, उसके बाद फिर थोड़ी दूर पर दूसरा घर बना, फिर तीसरे घर बना और चौथे घर बना। ये घर घर मिलाकर जो है एक बस्तियों का निर्माण होता है। और यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर जो जाति और धर्म के आधार पर बोला था, यहाँ पर जाति और धर्म के आधार पर नहीं होता। ये अपखंडित बस्ती में होता है, जाति और धर्म के आधार पर बस्तियों का निर्माण किए जाते हैं। चौथा जो है प्रकीर्ण एवं बिखरी हुई बस्ती। इन बस्तियों का जो है इसको एकाकी बस्ती भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस प्रकार की बस्ती में घर दूर दूर की होती है और इनके मध्य में कृषि क्षेत्र होती है। इनके मध्य भाग में कृषि क्षेत्र होने के कारण इनके मध्य भाग में होने के कारण जो बाढ़ का भय या अनउपजाऊ भूमि ना होना या
सुरक्षा का सुलभता नहीं होना, तो ऐसे कुछ भागों के कारण जहाँ पर जो एक घर बना, दूसरे जगह जो है दूसरा घर बना, तीसरी जगह तीसरे घर बना, चौथे जगह चौथे घर बना, तो ये अलग अलग बिखरा हुआ एक एक घर मिलाकर जो है एक बस्तियों का निर्माण करता है। और ये इसी प्रकार से बनता है और ये पूरा घर मिलाकर जो है एक बस्ती का निर्माण करता है। और इसीलिए कि यहाँ पर जो है सुरक्षा का अभाव हो सकता है, बाहरी आक्रमण वाले हो सकते हैं, या जो है यहाँ पर जो है अनुपजाऊ भूमि होने के कारण हो सकता है, या हो सकता है बाढ़ का भय हो सकता है। इसी के कारण जो है ये जो है एक घर दूसरा घर तीसरा घर जो है एक दूसरे से सटा ना होकर दूर दूर में बनाए जाते हैं, और दूर दूर बनाकर ही इसमें एक बिखरी हुई बस्तियों का निर्माण करता है। अब हम देखते हैं नगरीय बस्ती। नगरीय बस्ती किसे कहते हैं? अब ये देखें, नगरीय बस्ती वह होता है, हमने प्राथमिक वसा में ये देखा कि प्राथमिक वसा वाला जो होता है वो शारीरिक रूप से कार्य करते हैं, मानसिक रूप से कार्य नहीं करते। जबकि नगरीय बस्ती में वह होता है, नगरीय बस्ती वाले लोग जो होते हैं शारीरिक कार्य नहीं करते, जबकि ज़्यादा जो है मानसिक कार्य करते हैं। क्योंकि मानसिक कार्य जो करते हैं वो कौन से होते हैं? प्राथमिक वसाय को छोड़कर द्वितीयक वसाय, तृतीयक वसाय, चतुर्थ वसाय, पंचम वसाय वाले होते हैं। अब जो है द्वितीयक वसाय जो होते हैं वो निर्माण उद्योग होते हैं, तृतीयक वसाय जो होते हैं वो सेवा वाला होते हैं, चौथा जो है शोध करने वाला होते हैं, पांचवा जो है अपना उच्च स्तर के होते हैं, है ना, जो वित्त से संबंधित होते हैं या तो वैज्ञानिक स्तर के होते हैं। इस प्रकार से नगरीय बस्ती में जो होते हैं वहाँ के घर जो होते हैं अधिकांश जो पक्कों से बनाए जाते हैं, पक्के घर होते हैं, और वहाँ पर जो है सुंदर टिकाऊ रंग बिरंगी के देखते हैं, जिसमें जो है हर प्रकार से जो देखने को मिलता है और अच्छी अच्छी क्वालिटी के देखने को मिल जाते हैं। और नगरीय बस्ती में जो घर होते हैं वह सर्व सुविधा संपन्न से ही बनाए जाते हैं। और नगरीय बस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर हम आप देखते हैं नगरीय बस्ती का वर्गीकरण। नगरीय बस्ती का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं, एक आकार के आधार पर और दूसरा जो है हम उसके कार्यों के आधार पर। आकार मतलब क्या होता है? आकार वह होता है कि जनसंख्या से हम किस जगह को, किस बस्ती को हम लोग जो है उसको उस नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम उसकी जनसंख्या के आधार पर हम दे सकते हैं। अब उदाहरण के लिए हम देखें, आकार के आधार पर। आकार के आधार पर, दूसरा जो है कार्यों के आधार पर। कार्यों के आधार पर सबसे पहले हम देखें आकार के आधार पर। आकार के आधार पर से तात्पर्य यह होता है कि उस जनसंख्या पे कितने लोग रहते हैं। अब जब सबसे पहले हम ये देखें आकार के आधार पर, सबसे पहले हम लोग पूर्वा पल्ली। अब पूर्वापल्ली किसे कहते हैं? अब ये देखें, जब कोई नगर का बसावट हो जाता है और उस नगर में कोई जगह नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता घर बनाने के लिए, तो ऐसी परिस्थितियों में उस मुख्य नगर के कुछ दूरियों पर एक घर बन जाता है, फिर दो घर बन जाता है, तीन घर बन जाता है, चार घर बन जाता है। तो ये नगर का से लगा हुआ कुछ दूरी पर जो उप बस्तियाँ बच जाती है उसको कहते हैं हम लोग पूर्वा पल्ली का, इस प्रकार से संज्ञा देते हैं।
यहाँ पर जो है मुख्य रूप से यहाँ का जनसंख्या जो होता है, क्योंकि हम लोग जो है इसका क्या देख रहे हैं, आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो यहाँ की जनसंख्या होता है 50 से लेकर 150 जनसंख्या तक होती है। पूर्वा पल्ली में जो है 50 से 150 जनसंख्या तक होती है, उसको हम पूर्वा या हम पल्ली कह सकते हैं। इसके बाद हम देखें नगरी गांव। नगरी गांव यहाँ पर जो है 150 जनसंख्या से लेकर 500 जनसंख्या तक लोग रहते हैं। नगरी गांव, जब नगरी गांव जो होता है उसे कहते हैं जब कोई नगर बसावट हो जाती है, उसकी कुछ दूरी पर जो है गांव के लोग जो रहते हैं, और गांव के लोग जो होते हैं, और वहां पर जो है शहर, उस नगर में दूध वाला, सब्जी वाला और नाना प्रकार से जो गांव से जो उत्पन्न होता है वो उन नगर में बेचने आते हैं। और उस नगर में जो होते हैं लगभग 150 से लेकर 500 जनसंख्या तक जो होते हैं। और वो उस नगरी गांव में दैनिक जो की आवश्यकताएं जो होती है, जैसे स्कूल खुल जाता है, डाकघर खुल जाया रहता है, अस्पताल खुल जाया रहता है ना। इस प्रकार से सुविधाएं देखने को मिलता है। हम तीसरा ये देखें, तीसरा कस्बा। यहाँ पर जो है जनसंख्या 500 से लेकर 10,000 कस्बा में जो है 500 से 10,000 व्यक्तियों का बसावट हो जाती है। जनसंख्या जो है 500 से 10,000 हो जाती है। और वहाँ पर जो धीरे धीरे जो नगरी गांव होते हैं, नगरी गांव से जो विस्तार हो जाता है, तो यहाँ पर जो है दैनिक वस्तुएं जो होती है, ये अधिकांश यहाँ पर जो मुख्य रूप से सेवाएं प्रदान करती है। सेवाएं कैसे हो जाती है, बैंक खुल जाए रहते हैं, अस्पताल खुल जाए रहते हैं, डाकघर खुल जाए रहते हैं, स्कूल खुल जाए रहते हैं, पुलिस चौकी खुल जाए रहता है। ये विभिन्न प्रकार के ये सभी हमको जो है सुविधाएं दिए जाते हैं। चौथा जो हम देखे हैं, ये नगर जो है 50,000 से लेकर नगर में जो है 50,000 से लेकर 10 लाख तक जनसंख्या का बसावट होती है, उसको नगर कहते हैं। अब यहाँ पर जो है 10,000 और यहाँ पर 50,000, कुछ भूगोलवेत्ताओं ने यहाँ पर जो है ये कहा कि 500 से 10,000 होती है, और 10,000 से भी ज़्यादा यदि हो जाती है तो उसको कस्बे के रूप में हम ले सकते हैं। नगर में जो होता है ये 50,000 से 10 लाख तक जनसंख्या का निवास जो होते हैं उसको हम लोग नगर कहते हैं। और नगर में जो है सभी प्रकार की सुविधाएं हो जाती है, जैसे न्यायालय हो जाता है, विश्वविद्यालय हो जाता है, बड़े बड़े लाइब्रेरियाँ हो जाती है, डाकघर हो जाती है, थाना हो जाती है, थाना खुल जाए रहते हैं, और नगर पालिका निगम का ऑफिस हो जाते हैं, मनोरंजन के साधन हो जाते हैं, बाग बगीचे खुल जाते हैं, बड़े बड़े जो मार्केट खुल जाए रहती है। ये सभी नाना प्रकार के जो होती है ये नगर में हो जाती है। ये जो हम कस्बे में भी बताते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कस्बा में हर कस्बों में जो है सभी प्रकार की सुविधाएं मिल जाएगी, लेकिन नगर में ये बिल्कुल मिल जाती है। 50,000 से लेकर 10 लाख के जनसंख्या वाले भागों पर नगर कहलाते हैं, यहाँ पूरी सर्व सुविधा होती है। अब अगर हम देखें 5वां में महानगर। महानगर जो है 10 लाख से जो अधिक होती है, महानगर जो किसे कहा जाता है, महानगर में जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या लोग हो जाते हैं, उसको महानगर कहते हैं। और उस महानगर में अब ऐसा देखा जाता है कि जो प्रदेश की राजधानियाँ अधिकांश खुल जाए रहती है, यानी राजधानियाँ, प्रदेश की राजधानियाँ बना दी जाती है, वो महानगर के रूप में होती है ना।
और ऐसे प्रदेश की राजधानियाँ जो है औद्योगिक नगर, व्यापारिक मंडी आदि खुल जाया रहती हैं। इसके बाद हम लोग देखें सन नगर। सन नगर किसे कहते हैं? जब कोई नगर का बसावट हो जाता है और उस नगर में अब किसी प्रकार से कोई जगह नहीं हो पाती, घर बनाने के लिए कोई स्थान नहीं हो पाता, तो ऐसे जगहों पर धीरे धीरे जो है कुछ दूरी पर जो है घर बना दिया जाता है। फिर घर बनाया जाता है कि घर बनाते बनाते कुछ उप बस्तियों का निर्माण हो जाता है। वो जो नगर के साथ साथ कुछ बस्तियां या कस्बे जो हैं इसमें शामिल हो जाता है। कस्बा और नगर जो है शामिल हो जाता है, उसको नगर कहते हैं। अब यहाँ पर देखें सातवां जो है विराटनगर। अब विराटनगर उसे कहा जाता है जब कोई जनसंख्या जो 50 लाख से अधिक जनसंख्या जब हो जाती है उसको विराटनगर कहते हैं। 50 लाख से अधिक जनसंख्या जब उस नगर में बसावट हो जाती है उसको हम लोग विराटनगर कहते हैं। शब्द से जाहिर हो रहा है विराट मतलब जो बहुत बृहद पैमाने पर होती है। और ये विश्व के संदर्भ में कहाँ पर होती है? ये न्यूयॉर्क कह सकते हैं, शिकागो कह सकते हैं, मैक्सिको सिटी कह सकते हैं, ब्यूनस आयर्स कह सकते हैं, हम दिल्ली कह सकते हैं, बॉम्बे कर सकते हैं। ये ऐसे जो है 50 लाख की जनसंख्या जो बसावट होती है नगर, उसको हम लोग इस प्रकार से संख्या दे सकते हैं। ये हम अभी जो पढ़ रहे थे ये आकार के आधार पे है। ये हम लोग आकार के आधार पे हम लोग व्याख्या कर रहे थे। तो ये पूर्वा हुआ, उसको पल्ली भी कहते हैं। हम गांव में इसको टोला भी कहते हैं। नगरी गांव कस्बे में 500 से 10,000 होते हैं, 10,000 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। और नगर 50,000 से लेकर 10 लाख की बसावट होती है उसको नगर कहते हैं। महानगर में जो 10 लाख से अधिक हो जाते हैं, सन्नगर में जो है नगर के साथ जो है और कस्बे मिल जाता है, उसको सन्नगर कहते हैं। विराटनगर में जो 50 लाख से जो अधिक हो जाते हैं उसको कहा जाता है। अब हम जो यहाँ पर व्याख्या करते हैं कार्यों के आधार पर। कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण। कार्यों का आधार पर नगरीकरण। अब सबसे पहला देखें औद्योगिक नगर। किसी औद्योगिक नगर उसे कहा जाता है जब कोई नगर का विकास किसी उद्योग के कारण होता है, उसको औद्योगिक नगर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम अपने भिलाई स्टील प्लांट को देखें। इस्पात नगर खुला, इस्पात औद्योगिक खुला, उस उद्योग के खुलने के कारण जो नगर का बसावट हुआ उसको भिलाई नगर कहते हैं, है ना। उद्योग के कारण ही नगर का बसावट हुआ। उसी प्रकार से हम लोग अहमदाबाद को कह सकते हैं। अहमदाबाद क्यों कहते हैं? क्योंकि उन भागों पर सूती वस्त्र मिल उद्योग है और जिसके कारण अहमदाबाद बसावट हुआ, है ना। और वो अहमदाबाद को जो है भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। जमशेदपुर का हुआ तो किसी उद्योग के कारण नगर का बसावट होता है, उसको औद्योगिक नगर कहते हैं। दूसरा हम लोग कह सकते हैं व्यापारिक नगर। जब व्यापारिक नगर उसे कहते हैं जब व्यापार चलता रहा है ना, व्यापार चलता है और व्यापार के कारण ही उस नगर को जाना जाता है, उसको व्यापारिक नगर कहते हैं। जैसे हमारे देश में हम देखें कोलकाता को देखें, कोलकाता उसी प्रकार से व्यवसाय का है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि सहारनपुर, सिंगापुर, हांगकांग, ये जो है व्यापारिक नगर के नाम से ही जाने जाते हैं। हाँ, तीसरा हम लोग कह सकते हैं प्रशासनिक नगर। जब प्रशासनिक नगर जब उस भागों पर जहाँ पर अधिकांश भागों पर जो है राजधानियाँ निर्मित हो जाती है और सभी प्रकार से जो है सभी कार्यालय प्रशासन की जो है सभी कार्यालय वहाँ पर उपस्थित हो जाती है, बन जाया रहती है। और अधिकांशतः है ऐसे भागों को राजधानियाँ घोषित होती है।
तो ये प्रशासनिक नगर कहते हैं, जो प्रशासन की जो शासन प्रशासन के जो सभी कार्यालय वहाँ पर उपस्थित होते हैं, ये राजधानियाँ हो सकती है। चौथा जो है बंदरगाह। बंदरगाह या पत्तन कह सकते हैं कि उन भागों पर जब बंदरगाह पत्तन जब माल लाने और ले जाने का जो उस मार्ग से जो होता है, समुद्री मार्ग से जो होता है, तो उसको बंदरगाह की संज्ञा दी जाती है। और ये हमारे देश का जो मुख्य रूप से हम विशाखापट्टनम का ही नाम दे सकते हैं। प्रतिरक्षा नगर। प्रतिरक्षा नगर मतलब जो है जहाँ पर सैनिक के लोगों का प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाते हैं, छावनियाँ बनाई जाती है। जैसे हमारे देश का जो है मेरठ पे कह सकते हैं, मेरठ के साथ साथ हम लोग कह सकते हैं बरेली में कह सकते हैं कि ये प्रतिरक्षा छावनी प्रशिक्षण केंद्र के नाम से ही उस नगर को जाना जाता है। शिक्षा नगर। शिक्षा नगर उसे कहा जाता है जैसे भिलाई का जो हम लोग देखते हैं बहुत सा एजुकेशन हब है, एक छोटा रूप में है, हम उस पर नहीं चलते। और जैसे शिक्षा नगर भी हम तक्षशिला कह सकते हैं, नालंदा कह सकते हैं। नालंदा, तक्षशिला ये बड़े बड़े जो है विश्वविद्यालय होने के कारण उसको उस नगर को से जाना जाते हैं। स्वास्थ्य केंद्र। जब स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं वो उन भागों पर जिसके कारण स्वास्थ्य केंद्र होने के कारण उसको उस नगर के नाम से जाना जाता है। जैसे नैनीताल, मसूरी, देहरादून, शिमला, ये स्वास्थ्य केंद्र के नाम से ही जाना जाता है। धार्मिक नगर। धार्मिक नगर वह होता है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी जो जन्म लिए थे अयोध्या में, श्री कृष्ण जी जो जन्म लिए थे मथुरा में, है ना, वाराणसी, मक्का मदीना, वेटिकन सिटी, रोम, ये सब स्थान जो होते हैं वो धार्मिक के नाम से ही जाने जाते हैं। खनन केंद्र। खनन केंद्र मतलब जो है जहाँ पर औद्योगिक केंद्र होता है। जैसे कोरबा में कोयला निकाला जाता है ना, रानीगंज में निकाला जाता है, बहुत से जगह पर होते थे जिसके नाम से हम लोग खनन केंद्र के नाम से जानते हैं। निवास नगर। निवास नगर जो भारत की राजधानी दिल्ली उसके आसपास जो है ना, मुख्य राजधानी होती है, उसके आसपास में जो है और निवास स्थान के लिए कॉलोनियाँ बन जाती है। जैसे दिल्ली के आसपास में जो है फरीदाबाद नगर बन गई है, फरीदाबाद नगर, ये गुड़गांव बन गई है, गाजियाबाद बन गई है। इस प्रकार से ऐसे विश्व के अनेक जो भागों पर जो निवास स्थान बन गई है उसको जो है निवास स्थान के नाम से जानते हैं। हम लोग आज अध्ययन किए हैं मानव बस्ती। मानव बस्ती में मैंने अभी जो व्याख्या किया था ग्रामीण बस्तियों का विशेषताएं, ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं के बाद जो हम लोग देखे कौन कौन से व्यवसाय के लोग करते हैं, ग्रामीण बस्ती का प्रतिरूप बताया, ग्रामीण बस्ती का कितने प्रकार के होते बताए, आप उसके बाद फिर नगरीय बस्ती बताया, नगरीय बस्तियों की विशेषताएं बताए, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण बताया, नगरों का विकास का, आप उसके फिर आकार के आधार पर बताया, जितने भी प्रकार के होते हैं 7 प्रकार के होते हैं उनको जो उल्लेखित किया। अब यहाँ पर जो हम देखें कार्यों के आधार पर जो नगर में जो बसावट होते हैं, नगर को उस नाम से जाना जाता है जिसके कारण उसको हमने व्याख्या किया। ये हमने ग्रामीण बस्ती मानव बस्ती को पूर्ण रूप से हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सभी बच्चे जो है आप इसको जो समझाए हैं उसको ध्यान से बार बार इसको सुनते जाएंगे, बहुत अच्छी आप समझ में आ जाएगी। फिर किसी को यदि कोई डाउट होगा तो मेरा पर्सनल नंबर पे या मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप प्रश्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपडेट में और आऊँगा, आप ब्लूप्रिंट को देख लीजिएगा, उसमें भी किसी टॉपिक को लेकर आऊँगा। जब तक के लिए आ गया, बाय बाय।